हेलो, वेलकम। अभी तक के वीडियोस में हमने काफ़ी सारी चीज़ें समझी हैं। पार्ट 1 और पार्ट 2 वीडियोस आ चुके हैं आपके क्लास 8th के एनसीईआरटी के हिस्ट्री चैप्टर जो हम चल रहा है हमारा उसके लिए। आज जो पार्ट 3rd वीडियो है इसमें हम बेसिकली समझने वाले हैं कि क्या दिल्ली सल्तनत जो था वो उसने पूरे इंडिया को इमीडिएटली कॉन्कर कर लिया था या उसे कुछ टाइम लगा था या किसी तरह की प्लानिंग की जरूरत पड़ी थी। तो हम ये सारी जो टॉपिक्स हैं जो हमने लास्ट 2 वीडियो में उसके ट्रेसेस रखे थे उसे हम यहाँ पे कंटिन्यू करेंगे और समझेंगे। तो देखो, ऐसा नहीं है इमीडिएटली कॉन्कर कर लिया था। नो, ऐसा नहीं हुआ था। इमीडिएटली कॉन्कर नहीं हुआ था। तो दिल्ली सल्तनत का इन्फ्लुएंस जो था वो जो नॉर्थ इंडिया था उसके कुछ खास रीजन में, कुछ रीजन्स में कह सकते हो आपकी इंक्रीज हुआ था। लेकिन इंडिया के बहुत से किंगडम जो थे उन्होंने सुल्तान यानी सल्तनत की एक्सपेंशंस को बहुत स्ट्रांगली रेजिस्ट करने का काम किया था। टेक्स्ट बुक में आपके स्पेशली ये चीज मेंशन है कि उन्होंने रेजिस्ट किया था। कौन कौन से रीजन में रेजिस्ट किया गया था? सबसे पहली चीज गंगा जो ईस्टर्न गंगास के जो रीजन थे वहां पे बहुत स्ट्रांगली अपोज किया गया उनको। ठीक है, ये ईस्टर्न इंडिया में पावरफुल थे। इसके अलावा होयसालाज होयसालाज ये भी सदर्न इंडिया में पावरफुल माने जाते थे। ठीक है तो इन किंगडम्स ने दिल्ली सल्तनत को हमें देखने को मिलेगा ये चैप्टर में कि इन्होंने जो भी आगे सल्तनत की जो भी आगे अप्रोचेस थी उनको बहुत स्ट्रांगली रेजिस्ट किया था। तो आई होप ये चीजें समझ में आई होंगी। अच्छा, इसके अलावा भी और भी चीजें हैं। जैसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है यहाँ पे कि किंगडम सिर्फ मिलिट्री रेजिस्टेंस नहीं कर रहे थे। जो बाकी के किंगडम्स थे वो सिर्फ मिलिट्री रेजिस्टेंस नहीं कर रहे थे, दे ऑल्सो बिकेम व्हाट, थ्राइविंग सेंटर्स ऑफ द आर्ट, कल्चर एंड एडमिनिस्ट्रेशंस। तो ये इंपॉर्टेंट चीज है, समझ लो आप इस चीज को। देखो, मतलब इस चीज का क्या है? व्हाट डू यू मीन बाय थ्राइविंग सेंटर्स ऑफ आर्ट, कल्चर एंड एडमिनिस्ट्रेशंस? व्हाट डू यू मीन बाय दिस? सो देखो मतलब ये है कि जो पॉलिटिकल इंडिपेंडेंट रहने के साथ साथ उन्होंने क्या किया, इन रीजन्स में आर्ट, आर्किटेक्चर्स, कल्चर्स, एडमिनिस्ट्रेशंस, इसके साथ ये सारी चीजें भी फ्लरिश कर रहे थे। ठीक है, तो यहां पे ये चीजें भी साथ साथ कॉन्टिन्यूअसली चल रही थी। इसके बाद में आगे बढ़ते हैं थोड़ा और। अच्छा देखो, दिल्ली का जो इंपॉर्टेंस था वो इस टाइम पे आपको देखने को मिलेगा कि काफी इंक्रीज हो रहा है। क्यों हुआ? दिल्ली का इंपॉर्टेंस इंक्रीज क्यों हुआ? देखो, दिल्ली सल्तनत की जो एस्टेब्लिशमेंट के साथ दिल्ली सिटी का पॉलिटिकल इंपॉर्टेंस ड्रामेटिकली इंक्रीज हुआ और दिल्ली ग्रेजुअली क्या होती जा रही थी? दिल्ली ग्रेजुअली नॉर्थ इंडिया का एक मेजर, हमने कल भी बात किया था पार्ट 2 में, पॉलिटिकल सेंटर, एडमिनिस्ट्रेटिव सेंटर एंड साथ में तीसरा मिलिट्री सेंटर्स। तो मतलब हमने ये समझा कि ये तीनों सेंटर्स बन गए थे, यानी जो दिल्ली थी वो एक तरह से कमांड एंड कंट्रोल सेंटर के तौर पे डेवलप हो रही थी इस पीरियड में। आई होप यहां कोई डाउट नहीं होगा आपको। इसी पीरियड में कुछ और भी चीजें होती है। हमने समझा कि इसी पीरियड में दिल्ली की हिस्टोरिकल आइडेंटिटी एक मेजर इंपीरियल कैपिटल के फॉर्म में स्ट्रेंथन होती जा रही थी। क्या बोला? दिल्ली की जो हिस्टोरिकल आइडेंटिटी थी वो एक मेजर इंपीरियल कैपिटल के फॉर्म में स्ट्रेंथन हो रही थी। तो ये चीजें आपको समझ में आनी चाहिए। अभी तक अगर कोई भी डाउट है तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हो। उस चीज के लिए अगर जरूरत पड़ेगी नेक्स्ट अलग वीडियोस लाए जाएंगे। ठीक है, यहां तक आई होप सारी चीजें क्लियर होंगी। आगे बढ़ते हैं। तो हमने इसके बारे में यह भी समझा था कि दिल्ली सल्तनत का एक्सपेंशन भी हो रहा था, साथ में पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी भी बहुत आ रही थी। ये दोनों चीजें साथ साथ देखने को मिलती है हमें।
दिल्ली सल्तनत एक इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स, देखो दिल्ली सल्तनत की एक इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक थी। होता क्या था वहां पे, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी क्या होती थी, बहुत ज्यादा रहती थी। मतलब ये है कि पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी तो रहती ही थी, साथ में पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी कंबाइन हो जाती थी विद एफर्ट एट टेरिटोरियल एक्सपेंशन। पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी कंबाइन विद एफर्ट्स ऑफ टेरिटोरियल एक्सपेंशन। तो मतलब ये था कि जो रूलर्स थे, रूलर्स कॉन्टिन्यूअसली अपनी टेरिटरी एक्सपेंड करने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। बट सल्तनत के जो अंदर पावर स्ट्रगल था वो कैसे चल रहा था, सल्तनत के अंदर भी पावर स्ट्रगल बहुत ज्यादा हो रहा था। यानी कि बाहर एक्सपेंशन की कोशिश कर रहे हैं, बट सल्तनत के अंदर ही खुद पावर को लेके स्ट्रगल हो रहा है। उसके रिलेटिव्स कर रहे हैं, उसके ऑफिसर्स कर रहे हैं, उसके जो भी कलीग्स हैं साथ में, जो जो भी कोई हो सकता है, वो उसके लिए पावर स्ट्रगल कर रहे हैं। टेरिटोरियल एक्सपेंशन कैसे होता था इस रीजन में, तो देखो टेरिटोरियल एक्सपेंशन के लिए यहां पे मिलिट्री कैंपेन के थ्रू हो सकता था ये, जिसमें आर्मीज जो थी विलेज पर रेड कर रही थी और सिटीज पे अटैक करती थी और वेल्थ को क्या करती थी, प्लंडर करती थी, लूटती थी। तो इस तरह से पावर स्ट्रगल्स हमेशा कंटिन्यूअसली ये सारी चीजें होती रहती थी। टेम्पल्स और लर्निंग सेंटर्स को भी इस दौरान डिस्ट्रॉय किया जाता था, जैसा कि हमने ऑलरेडी पहले समझा है इस चीज को। और हमने ये भी समझा है कि कॉन्कर्ड टेरिटरीज को कॉन्कर्ड करने का वजह क्या होता था और टेरिटरी एक्सपेंशन क्यों किया जाता था, क्योंकि जो कॉन्कर्ड टेरिटरी थी ना, वहां से रिसोर्स को ऑब्टेन करने की जरूरत होती थी, और जितनी ज्यादा रिसोर्सेज, जितनी ज्यादा एक्सपेंशन टेरिटरीज की होंगी, रिसोर्स उतने ज्यादा ऑब्टेन किए जाएंगे। सो ये सारी चीजें समझनी है। तो कॉन्कर टेरिटरी से क्या होता था, रिसोर्सेज कलेक्ट किए जाते थे। और इसलिए जो एक्सपेंशन था ना, एक्सपेंशन का सोशल और इकोनॉमिक कॉस्ट भी होता था। यही था इसका सोशल एंड इकोनॉमिक कॉस्ट एक्सपेंशन का। तो यहां तक कोई डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हो, आप बता सकते हो, ठीक है। ओके, तो यहां तक चीजें समझी हमने, पहले भी, इसके पहले भी हमने बात किया है। कुछ चीजें हैं जो समझनी है सक्सेशन से रिलेटेड। हमने लास्ट में जो वीडियोस थे, पार्ट 2 वीडियो में हमने ये समझा था कि जो सक्सेशन थे वो बहुत वायलेंट होते थे। वायलेंट क्यों होते थे, सक्सेशन वायलेंट होने का मतलब क्या था, एक रूलर एक के बाद जब एक रूलर है, एक के बाद नेक्स्ट रूलर का जो पावर में आना, इसको हम सक्सेशन कहते हैं। व्हाट डू यू मीन बाय सक्सेशन, एक रूलर के बाद नेक्स्ट रूलर का पावर में आना इज कॉल्ड सक्सेशन, ठीक है। इसके बाद दिल्ली सल्तनत में जो सक्सेशन था उसका क्लियर पीसफुल सिस्टम बिल्कुल था ही नहीं। मतलब दिल्ली सल्तनत में सक्सेशन के नाम पे बहुत वायलेंस होता था, ठीक है। तो आपके बुक में भी ये चीज आप देखोगे तो वहां पे भी आपको देखने को मिलेगा कि ऑलमोस्ट 2 सल्तनत आउट ऑफ 3 सीज्ड पावर बाय एलिमिनेटिंग द प्रेडेसर्स। यानी कि अप्रोक्सीमेटली हर 3 सुल्तान, जो सुल्तान था उसमें से जो 2 रूलर आते थे, उन्होंने प्रेडेसर्स को एलिमिनेट करके पावर को सीज की। व्हाट डू यू मीन बाय एलिमिनेट, मार दिया, हटा दिया, एग्जाइल, देश से निकाल दिया, ठीक है, जो भी किया लेकिन उसको हटा दिया, ठीक है। बहुत महान महान रूलर भी हैं जो ऐसे ही बने हैं, आप जब पढ़ोगे तो, ठीक है। तो ये मेडिवल इंडिया की हम बात कर रहे हैं, तो यही होता था यहाँ पे सबसे ज्यादा। सो इसकी वजह से क्या प्रॉब्लम हो रही है, मतलब 3 सुल्तान में से जो 2 रूलर हैं उन्होंने प्रेडेशर्स को एलिमिनेट कर दिया, तो क्या प्रॉब्लम आएगी, इंस्टेबिलिटी दिख रही है ना यहाँ पे आपको। देखो इंस्टेबिलिटी, इसी इंस्टेबिलिटी की वजह से जो एक सुल्तान है, अब ये इंस्टेबिलिटी की वजह से क्या हो रहा है, देखो कहते हैं ना, असुल्तान, इस पीरियड में, इस मिडिल पीरियड में कहा जाता था कि अ सुल्तान्स एवरेज रीजन वाज हार्डली मोर देन 9 इयर्स, हार्डली मोर देन 9 इयर्स, ठीक है। तो इस तरह की सिचुएशंस वहां पे बहुत ज्यादा देखने को मिलती थी। अच्छा, व्हाट डज दिस टेल अस, क्या बोल रहा है, अगर ये बात, ये लाइन आपको बुक में मिल रही है, क्या मतलब है इस चीज का,
देखो इसका मतलब ये है कि फ्रीक्वेंट रूलर चेंज हो रहे थे, फ्रीक्वेंट रूलर चेंज हो रहे थे, पावर स्ट्रगल चल रही है, उसके बाद रिबेल्स हो रहे हैं, रिबेलियंस है वहां पे, इंस्टेबिलिटी हो रही है और एडमिनिस्ट्रेशन पे बहुत ज्यादा प्रेशर बन रहा है। इस तरह की सिचुएशंस देखने को मिलती है। इसलिए लार्ज टेरिटरी कॉन्कर करना और उसको लॉन्ग टर्म तक होल्ड करके रखना दो अलग चैलेंजेस होते थे। जीतने को तो जीत लिया तुमने, लेकिन कंट्रोल तो करना है, कंट्रोल कर पा रहे हो नहीं कर पा रहे हो, ठीक है, उस लेवल की आपको एबिलिटी होनी चाहिए, विजनरी होना चाहिए, उस लेवल का आपके अंदर टैलेंट होना चाहिए। तो इसलिए शायद सबके अंदर वो चीजें नहीं होती थी, इसलिए 9 जो ईयर्स का एवरेज पीरियड होता था ये बोला जाता है। सो कुतुब मीनार और कुवत अल इस्लाम मॉस्क्यू के बारे में जरा समझो, आगे के पॉइंट में तुम्हें देखने को मिलेगा। देखो दिल्ली सल्तनत पीरियड से एसोसिएटेड फेमस मॉन्यूमेंट होते हैं, कुछ पाए जाते हैं, जैसे एक पहला कुतुब मीनार। तो कुतुब मीनार जो है ये कॉम्प्लेक्स, कुतुब मीनार कॉम्प्लेक्स मीनार, जो सॉरी कॉम्प्लेक्स मीनार नहीं, कॉम्प्लेक्स में, कुतुब मीनार के जो कॉम्प्लेक्स में एक मॉस्क्यू भी लोकेटेड है। कौन सी मॉस्क्यू है? कुवत उल इस्लाम मॉस्क्यू लोकेटेड है। इसका कंस्ट्रक्शन किसने कराया? सबसे पहले कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में तो जानते ही होंगे आप। कुतुबुद्दीन ऐबक जो था, कौन था? स्लेव डायनेस्टी का फाउंडर, ममलूक या स्लेव डायनेस्टी का फाउंडर। कुतुबुद्दीन ऐबक जो था उसके टाइम पर शुरुआत हुई, बनना बिगन हुआ। बाद में लेटर सुल्तान जो थे, ठीक है, उन्होंने कंप्लीट किया और उसको एक्सपेंड किया। तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने कुतुब मीनार का काम शुरू करवाया, बाद में उसको दूसरों ने खत्म किया। और इंस्क्रिप्शन से रेफरेंस देखने को मिलती है क्या? 27 डिस्ट्रॉयड किए गए थे हिंदू और जैन टेम्पल्स के मटेरियल को, कंस्ट्रक्शंस उसका जो था, उसके कंस्ट्रक्शंस में उसको यूज किया गया था, और कॉम्प्लेक्स में कुछ रीयूज्ड आर्किटेक्चर्स एलिमेंट्स जो थे वो भी आज देखने को मिल सकते हैं। तो ये मैं नहीं बोल रहा हूं, ये बुक बोल रहा है, ठीक है। आई डोंट नो मतलब क्या है क्या नहीं है, आप देखना उसको, ठीक है। ये एविडेंस जो है ये हिस्ट्री में देखने को आपको मिलेंगे, ठीक है। साफ साफ ये चीजें मेंशन है, मैंने भी पढ़ा है, आप भी पढ़ सकते हो, वहां पे देखोगे आप, ठीक है। क्या इसमें कोई वो बात नहीं है। खैर आगे बढ़ते हैं, अलाउद्दीन खिलजी के बारे में बात करते हैं। अलाउद्दीन खिलजी पे आओ जरा। देखो अब सुल्तान जो है उसकी जो एक्सपेंशन है उसके एक मेजर फेज पर जरूरी है हमें आना, क्योंकि हमें उस पॉइंट को समझना जरूरी है। देखो 14th सेंचुरी के बिगिनिंग में अलाउद्दीन खिलजी ने लार्ज स्केल पर क्या किए? मिलिट्री कैंपेनिंग कंडक्ट की, ठीक है, जो मिलिट्री के कैंपेन्स शुरू करवाए थे। और उसकी कैंपेनिंग जो हुई थी, ठीक है, उसमें सबसे इंपॉर्टेंट एरियाज कौन कौन से हुआ करते थे? देखो नॉर्दर्न इंडिया, सेंट्रल इंडिया, एंड थर्ड दैट इज, और कुछ इनडायरेक्टली, पूरी तरह से तो नहीं बट इनडायरेक्टली कुछ साउथ इंडिया तक को उसने टारगेट किया था, ठीक है। तो जो सुल्तान थे ना, आई मीन सल्तनत था ना, जो उसने उसके इन्फ्लुएंस में आकर के, उसके इन्फ्लुएंस को देखते हुए जो एक्सटेंड करने की जो उसका जो तरीका था, क्या था कि सुल्तान सल्तनत के इन्फ्लुएंस को एक्सटेंड करने में ये बहुत इंपॉर्टेंस थी कि इस पूरे एरियाज को कैंपेन करके और जीतने की कोशिश की जाए। तो ये चीजें जरूरी है समझनी। अच्छा सिकंदर सानी, आप समझ सकते हो अलाउद्दीन खिलजी के बारे में बुक में ये भी आपको देखने को मिलेगा। सिकंदर सानी, द सेकंड अलेक्जेंडर कहते हैं जिसको। देखो अलाउद्दीन खिलजी ने एक कॉइन पर पर्शिया में इंस्क्रिप्शंस करवाए थे, ठीक है, उसने कुछ लिखवाया था, सिकंदर सानी लिखवाया था। सिकंदर सानी का मतलब होता है द सेकंड व्हाट? द सेकंड अलेक्जेंडर। द सेकंड अलेक्जेंडर, वो खिलजी ने खुद को ना सेकंड अलेक्जेंडर खुद को कहा था, मानता था, आप कह सकते हो, ठीक है। ये चीजें देखने को मिलती है। अच्छा अलेक्जेंडर ने अपने आप को सेकंड सिकंदर सानी को बोला, ठीक है, क्योंकि अलेक्जेंडर द ग्रेट एंशिएंट वर्ल्ड का फेमस कॉन्करर था। हम जैसे जानते हैं अलेक्जेंडर कौन था? एंशिएंट वर्ल्ड का बहुत महान एक विजेता माना जाता है ना, कॉन्करर माना जाता है। तो अलाउद्दीन खिलजी जो था वो भी क्या था? अपने आप को
पावरफुल और विक्टोरियस दिखाने के लिए, विजेता दिखाने के लिए, है ना, वो क्या करता था, कॉन्करर के रूप में खुद को प्रोजेक्ट करना चाहता था, इसलिए उसने अपने आप को ऐसे पोर्ट्रे किया था। तो यहां तक ये सारी चीजें आई होप क्लियर होंगी। सो टाइटल कन्वेड व्हाट, देखो मिलिट्री विक्ट्रीज, साथ में इंपीरियल एम्बिशंस, साथ में आपको ये भी देखने को मिलेगा प्रेस्टीज, प्रतिष्ठा, ठीक है, पावरफुल रूलर की इमेज, ये सारी चीजें एक साथ कंबाइन करके वो सिकंदर सानी अपने आप को बोलता है। तो ये चीजें आपको देखने को मिलेंगी। आई होप ये चीजें क्लियर होंगी। तो ये जो सिर्फ सिकंदर सानी या सेकंड अलेक्जेंडर, ये सिर्फ नाम नहीं था, कॉइन पर एक टाइटल पॉलिटिकल मैसेज को भी, कॉइन पे जब आप टाइटल डालते हो तो एक पॉलिटिकल मैसेज को भी क्या करता है, फॉर्म भी कर देता है कि आप अपने आप को किस तरह से देखना चाहते हो। वही बात है, सेल्फ टॉक वाली बात है, आप जिस नजर से अपने आप को देखते हो, दुनिया फिर बाद में आपको उस नजर से देखती है ना। तो सबसे पहले अपने आप की नजर में बड़ा होना जरूरी है। तो अलाउद्दीन खिलजी के साथ वो चीजें हमें देखने को मिलती है। दुनिया कुछ भी कहे, भाड़ में जाए, सॉरी। अलाउद्दीन खिलजी की मिलिट्री कैंपेन के बारे में बात करते हैं, चलो टॉपिक डाइवर्ट नहीं करना है। सो अलाउद्दीन खिलजी के मिलिट्री कैंपेनिंग में क्या था, देखो अलाउद्दीन खिलजी ने ना नॉर्थ और सेंट्रल इंडिया के कई सारे एरियाज में कैंपेन कंडक्ट किए थे। इसके अलावा बहुत सेवरल सिटीज को अटैक किया, प्लंडर किया। इसके अलावा आपको देखने को मिलेगा कि, लेकिन जब आज की बात करो, देखो अलाउद्दीन मिलिट्री अचीवमेंट का एक और इंपॉर्टेंट साइड देखने को मिलता है हमें उसके अंदर में, मंगोल इन्वेजन का रिपेल करना। यानी अलाउद्दीन खिलजी का मिलिट्री अचीवमेंट में से एक ये भी था कि उसने मंगोल इन्वेजन हुआ था उसको रिपेल किया था। मंगोल्स ने भी इधर को जब वो अप्रोच किए तो उनको रिपेल करने का काम किया था। उस पीरियड में देखो हुआ क्या था, उस पीरियड में मंगोल जो थे एम्पायर एक्सट्रीमली पावरफुल था, एशिया का बहुत वास्ट टेरिटरी पर वो स्प्रेड कर रहे थे। और उसी तरफ से मंगोल फोर्स इंडिया की तरफ भी क्या करती है, एडवांस करती है, है ना, मतलब एडवांस करना मतलब बढ़ना कर रही थी। तो अलाउद्दीन खिलजी जो था वो सक्सेसफुली, जस्ट अवेट